अर्थ और बॉल के बीच जो फोर्स है, एक्शन रिएक्शन, वो कैंसिल आउट हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। फिर कहता है कि तो टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा और टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी। क्यों? एक्चुअल में टोटल एनर्जी में सब आ गया, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऑल आ गया। तो ठीक है, एनर्जी एक कम होती है तो दूसरी प्रोड्यूस हो जाती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा। लेकिन अगर इसने इनइलास्टिक कोलिजन कहा है तो काइनेटिक एनर्जी एज ए होल कंजर्व बना है। ये प्रॉब्लम थी 9th। तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन होंगे। अब नेक्स्ट है 10th प्रॉब्लम। A body moving towards a finite body at rest collides with, एक बॉडी एक फाइनाइट बॉडी की तरफ जाती है और कॉलिजन होता है। फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट। ये भी फाइनाइट मास है, फाइनाइट, और ये भी फाइनाइट है। इनफाइनाइट सिस्टम नहीं है। इनफाइनाइट कुछ नहीं होता एक्चुअल में, एक का मास दूसरे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। जैसे अभी बॉल की और ट्रेन की बात करी जाए तो ट्रेन इनफाइनाइट सिस्टम, स्कूटर और ट्रक की बात करी जाए तो ट्रक इनफाइनाइट सिस्टम। तो अब जो है, अब ये फाइनाइट है, तो इसमें से इसने 4 ऑप्शन दिए कि ये किसी स्पीड से आ रही थी, कॉलिजन के बाद क्या होगा। देख लेते हैं क्या होगा कॉलिजन के बाद। एक तो बात है कि इन पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहे। अगर इलास्टिक कॉलिजन हुआ, अगर इसने बोल दिया इलास्टिक कॉलिजन, लेकिन ऐसा इसने बोला नहीं है, ये तो कह रहा है क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी में ये भी आ जाएगा कि अगर इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो दोनों की मिला के काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन बराबर होगी और लीनियर मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहेगा। फिर इसने कुछ ऑप्शंस दिए कि ऐसा पॉसिबल है कि ये बॉल रुक जाए। हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। जैसे कैसे? ये सारा मोमेंटम इसको ट्रांसफर हो जाए। तो जैसे इलास्टिक कॉलिजन में एक एग्जांपल आती है कि दोनों की मास बराबर हो और ये यू से आ रहा हो और इलास्टिक कॉलिजन हो, तो डेरिवेशन से आ जाता है कि इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है अगर मास बराबर हो इलास्टिक कॉलिजन। तो इंटरचेंज वाली एग्जांपल से भी समझ में आ रहा है कि ये उतने से ही रवाना हो जाएगी और ये रुक जाएगी। और एक और कंसेप्ट है इसमें कि इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होती है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u है और क्योंकि ये 0 है तो u माइनस 0, तो ये u से रवाना हो जाएगी और ये रुक जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन u माइनस 0 हो गया। और अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 ले लिया तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। ये एक दूसरे के पूरक है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लेकर के ही ये डेरिवेशन करा गया कि इलास्टिक कॉलिजन हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। कंजर्व कब? बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। तो जब इसको डेरिवेशन करा गया तो ये आ गया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये वाली बात होगी। अच्छा, फिर क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या कि ये इससे टकराया और ये रेस्ट में हो, तो ये रेस्ट में क्यों रहेगा? इसने मोमेंटम कुछ तो दिया है, जब मोमेंटम कुछ तो दिया है तो कुछ वेलोसिटी चलेगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये रेस्ट में, क्योंकि शुरू में रेस्ट में, तो फिर कॉलिजन के बाद रेस्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि इसने मोमेंटम ट्रांसफर तो हुआ, ये मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ तो ये मोशन में तो आएगा। ये पॉसिबिलिटी है तो ये उतनी वेलोसिटी से चला जाए और ये रेस्ट में। अब इसने कहा था moving body come to rest and the stationary body starts moving. हाँ, possibility है। The stationary body remains stationary. The moving body changes its velocity. ये गलत है क्योंकि स्टेशनरी है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कॉलिजन तो हुआ है। अच्छा, both the bodies move after collision, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों बॉडी जो है कॉलिजन के बाद दोनों मोशन हो, ये तो होता ही है। ये इससे टकराई, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम हो गई, बस ये वाली बात है। अगर इसका मास बहुत कम है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये रिबाउंड कर जाए, कॉलिजन के बाद खट से वापस आ जाए। तो दोनों मोशन में भी हो सकती है, ये रिबाउंड भी कर सकती है और दोनों सेम डायरेक्शन में भी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा अपॉन देयर मासेस एंड कॉलिजन किस तरह का है। तो वो डेरिवेशन वाली पार्ट है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है
कि ये रेस्ट वाली जो है ये रेस्ट में है, जब मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अच्छा, अब आता है इन ए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, ये 11वां सवाल है। तो इसका जवाब मैं दे चुका अभी, क्या कि इलास्टिक कोलिजन है, दो बॉडीज हैं, उनके मास बराबर है। तो इसमें एक स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, मैं डेरिवेशन भी अभी कर दूंगा कि उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए और मासेस बराबर होने चाहिए, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। अब उस इंटरचेंज पर मैं आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा और एग्जाम्पलों से भी समझाऊंगा। अभी बता, पहले ऑप्शन देख लें क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए टू बॉडीज हैं, इक्वल मास की हैं, तो पहला ऑप्शन दे रखा है द वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, ये ऑप्शन सही है, इसका जवाब भी दिया है। द स्पीड्स आर इंटरचेंज, स्पीड्स आर इंटरचेंज। अब देखते हैं कि क्या इसका ये जवाब भी सही है, क्या स्पीड्स आर चेंज आर इंटरचेंज। अरे बहुत अच्छा सवाल है, वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है तो वेलोसिटी में तो मतलब इंटरचेंज हुई है, तो स्पीड तो इंटरचेंज हुई है, क्योंकि आप ये कहिए कि इसकी कोई वेलोसिटी u1 थी, इसकी u2 थी, इसकी u1 हो जाए और इसकी u2 हो जाए, मतलब वेक्टर समेत हो जाए, डायरेक्शन समेत, तो जब वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है तो स्पीड तो है ही ना, क्योंकि उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है ही ना, तो स्पीड्स भी इंटरचेंज। एक 10 से आ रही थी, एक 5 से, तो जो 10 से आ रही थी उसकी 5 हो गई और जो 5 से थी वो 10 हो गई, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी, तभी तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो द मोमेंट आर इंटरचेंज। मोमेंटम क्या इंटरचेंज है? अब अपन ये देखते हैं कि मोमेंटम इंटरचेंज हुए या नहीं, इसको अपन देखते। ठीक है, मोमेंटम इंटरचेंज हुई या नहीं। अब ये है इक्वल मासेस की, इक्वल मासेस की है तो हम मोमेंटम भी इंटरचेंज बोल देंगे, क्यों? मास तो पहले से ही बराबर है, वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है तो मोमेंटम भी इंटरचेंज होगा, क्योंकि v1 v2 हो गया, v2 v1 हो गया, तो फिर तो मास तो वैसे ही सेम है, तो मोमेंटम भी इंटरचेंज हो गया, mv1 mv2 हो गया और mv2 mv1, m तो उतने का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत सिंपल बात है। अब कहता है द फास्टर बॉडी स्लोज डाउन एंड स्लोअर बॉडी स्पीड्स अप। इसने एक ही बात को कई तरह से पूछ लिया है सवाल। जब वेलोसिटी इंटरचेंज हुई तो जो फास्ट थी, फास्ट वाले में स्लो वाली आ गई और स्लो वाली भी फास्ट वाली आ गई, तो बात तो सही है। जब यही बोल दिया कि वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि इक्वल मास जो हो इलास्टिक कोलिजन हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज होती है क्या, डेरिवेशन बनाएंगे। इसके 4 ऑप्शन सही है, 4। इतनी बात कहने से ही सही है कि वेलोसिटी आर इंटरचेंज, फिर तो इंटरलिंक्ड है तीनों ऑप्शंस, तीनों इंटरलिंक्ड। वेलोसिटी इंटरचेंज, मास बराबर है इसलिए मोमेंटम इंटरचेंज, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड तो पहले ही होती है, मैग्नीट्यूड तो उसमें तो केवल मैग्नीट्यूड ही बतानी है। जब वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है तो स्पीड भी इंटरचेंज। और चौथा क्या था, इतनी दिन में भूल गया, चौथा क्या था ऑप्शन, वो भी सही है, क्या था? द स्लोअर बॉडी फास्टर बॉडी स्लोज डाउन स्लोअर बॉडी स्पीड अप। हाँ सही, ठीक, इस तरह की बात। अब इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन ये है कि आप ले लीजिए जनरल डेरिवेशन, एम मास u1 बिफोर कॉलिजन का बनाया है u2, आफ्टर कॉलिजन ये हो गया m मास v1 m मास v2। अपने को क्या प्रूफ करना है, इलास्टिक कॉलिजन हो तो यहाँ जो v1 है वो u2 आ जाएगा, इंटरचेंज हो रही है ना, जो नंबर 2 पार्टिकल की वेलोसिटी है वो नंबर 1 में आ जाएगी, ये नंबर 1 पार्टिकल है, ये बात ए बोल लो ए, तो ये b,
ये ए, ये प्रूफ करना है कि V1 U2 हो गया और V2 U1 हो गया। अब इसके कई बातें प्रूफ और हो जाती हैं कि यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी, जब कॉलिजन हुआ है तो क्या थी, U1 तेज होगा, U1 माइनस U2 होगा, फिर U1 इधर आ गया V2, तो ये तेज हो गया और ये धीरे हो गया। तो जिस स्पीड से ये अप्रोच कर रहा था उसी स्पीड से अब सेपरेट हो रहे हो। मानो ये 10 थी, ये 5 थी, तो 10 माइनस 5 से अप्रोच कर रहा था ये मास, इसके कंपेरिजन 20 को टक्कर 5 से मारा। अब ये 10 हो गया, ये 5, तो कोलिजन की बात खत्म होगी, तो 5 से सेपरेट होने लगे। अब हमेशा कोलिजन वो खतरनाक होता है जो आमने सामने से होता है, क्योंकि इसमें अगर ये 10 की स्पीड से चल रही है, ये 10.1 से चल रही है, तो जो टकराने वाली स्पीड है वो केवल 0.1 है। मानो दोनों 10-10 से चल रही होती तो एक्सीडेंट है ही, और ये 10 और 10.1 आमने सामने से होते तो 20.1 हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक 10 से आ रही है और एक 10.1 से इधर जा रहा है, तो फिर आप अप्रोच में क्या करोगे, 10.1 माइनस ऑफ -10, तो 20.1। तो वो कोलिजन आमने सामने वाले बहुत भयंकर होते हैं। पीछे से कोई टक्कर मारते जरा सी वेलोसिटी का डिफरेंस, तो इतना डैमेज नहीं होता, सभी जानते हैं ये बात, इतना डैमेज नहीं होगा कि जरा सी टच हो गई, भैया माफ करना, आमने सामने की टक्कर भयंकर। अब इसका डेरिवेशन करते हैं अपन। तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा अप्लाई होगा कोलिजन में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो लगा देते हैं mv1 प्लस mv2 बराबर mu1 प्लस mu। ये रहता है, m कैंसिल आउट कर दो तो v1 प्लस v2 बराबर u1 प्लस, एक इक्वेशन आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन से। इलास्टिक कोलिजन किसे कहा गया है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड हो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लिखते हैं, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर बराबर हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर। इसमें से हाफ m कैंसिल आउट कर दो आप सब जगह, तो क्या रह गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बराबर u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 प्लस। अब रही बात फिजिक्स पार्ट इज ओवर, अब इनको मैथ्स अप्लाई करो, क्योंकि आपको v1 और v2 का मान लाना है इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर्स। नोन पैरामीटर्स हैं u1 एंड u2 आर द नोन पैरामीटर्स एंड v1 एंड v2 आर अननोन। तो v1 v2 को कैसे डिटरमाइन करें, अब ये थोड़ा मैथ्स सोचिए कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये जो है 2 पावर का इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, और ये लीनियर है। अब सॉल्व करने की बात सोचो, तो क्या करें, ये 1 को एक तरफ ले लो, v1 माइनस u1 बराबर u2 माइनस v2, तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो कन्वर्ट होके यहाँ, तो इस इक्वेशन का नाम 3 रखो। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी 1 इधर ले आओ, तो v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर बराबर u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इस इक्वेशन के फैक्टर कर लो, v1 माइनस u1, तो v1 माइनस u1 इंटू v1 प्लस u1 बराबर हो गया u2 माइनस v2 u2 प्लस v2। ये इक्वेशन नंबर 4। अब सॉल्व करने की बातें कर रहे हैं, फिजिक्स पार्ट तो ओवर हो चुका है। अब आप 4 इक्वेशन डिवाइडेड बाय 3 कर दो, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा v1 माइनस u1, वहां से u2 माइनस v2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा v1 प्लस u2 बराबर u2 प्लस v2। ये इक्वेशन नंबर 5। अब आप एक काम करिए कि 3 और 5 इक्वेशन को ऐड कर देंगे, शायद ऐड से काम चल जाएगा। ये कहीं कुछ गलत लिखा है मैंने, v1 प्लस u2
u2 दो जगह कैसे आ गया, उधर भी कैसे आ गया, ये कुछ गड़बड़ हो गई। देख v1 माइनस u1, v1 प्लस u1 है, u1 ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 और 3 को ऐड कर दो, जिससे u1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2v1 बन जाएगा, उधर v2 कैंसिल हो जाएगा और वो 2u2 बन जाएगा। तो आ जाएगा 2v1 बराबर 2u2। दिस एम्प्लाइज v1 बराबर u2। अब v1 बराबर u2 कहीं भी पुट कर दो इन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नहीं है, इनमें कहीं भी पुट कर दो आप, v1 बराबर u2 तो आ जाएगा v2 बराबर u1। v1 बराबर u2 पुट कर दो, तो u2 से u2 कैंसिल हो गया, फिर माइनस से माइनस भी हट गया, तो v2 बराबर आ गया u1। तो ये हम यही तो कह रहे थे कि जो फर्स्ट वाले पार्टिकल में जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो सेकंड वाले की आएगी, क्योंकि v1 जो आया है आफ्टर कोलिजन, जो ए पार्टिकल है उसमें जो v1 आई है वो u2 आई है, और सेकंड में जो v2 आई है, v2 जो आई है वो u1 आई है, मतलब v1 तो u2 आ गई ये वाली, और v2 जो डिटरमाइन करी वो u1 है, तो हो गई ना वेलोसिटी इंटरचेंज। ऐसा इलास्टिक कोलिजन में। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको तो हमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हमें एक बात पता लगी कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि अभी आपने इसमें देख लिया, लेकिन ये भी जनरल डेरिवेशन नहीं है। तो आप कहोगे इतना पढ़ाने के बाद ये आप बोल रहे हैं जनरल डेरिवेशन नहीं है। हाँ नहीं जनरल, क्योंकि ये हमने कराया डेरिवेशन मास को बराबर लेके। अब हम मास m1 और m2 ले लें, उसमें वेलोसिटी इंटरचेंज वाली बात नहीं आएगी, उसमें ये बात जरूर आएगी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अप्रोच सेपरेशन। उसमें ये नहीं आएगा कि v1 u2 हो गया और v2 u1, ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा कि जो पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी u1 माइनस u2, अब ये वाली v2 है और पीछे वाला v1 है, और पहले ये u2 था और ये u1 था, a था पार्टिकल, a था b था, a था b था। तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच थी वो u1 माइनस u2 थी, और कोलिजन के बाद सेपरेशन की हो जाएगी v2 माइनस v1। तो इससे ये आ जाएगा अगर इलास्टिक कोलिजन। तो इससे ये बात कहां डिटरमाइन हो रही है कि v2 u1 है और v1 u2, ये बात तो नहीं हो रही, पर ये आ जाएगा किसमें, अगर आप मास से अलग लोगे तो। और कोलिजन क्या होना चाहिए, इलास्टिक। उसका डेरिवेशन मैं 2-4 स्टेप बता देता हूं, फिर आप मैथमेटिक्स आप लगा लें। तो ये आ, तो ये जब आ जाता है, और एक लगता है मोमेंटम कंजर्वेशन, वो हमेशा होल्ड करता है, वो ये लगेगा कि m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये एक लीनियर इक्वेशन रहेगा, और एक ये रहेगा अपने पास कि v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बराबर u1 माइनस u2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो ये दो लीनियर इक्वेशन होंगे, इन दो लीनियर इक्वेशन को v1 और v2 के लिए आप सॉल्व करिए। तो v1 v2 का मान
इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर। नोन पैरामीटर क्या होंगे? u1 u2 m1 है। मासेस तो दे रखे होंगे, तो कोलाइड करना है उनकी उनकी वेलोसिटी दे रखी हो। फिर क्या पूछा गया हो कि आफ्टर कॉलिजन, अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो आफ्टर कॉलिजन उनकी वेलोसिटी क्या है? v1 एंड v2 तो अननोन है ना। तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इनको कोई भी सॉल्व कर लेता है। इनमें होता क्या है कि जैसे आपको v2 कैंसिल करना है तो इसको पूरे में m2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा v1 का मान आ जाएगा। फिर v1 को पुट कर दीजिए, v2 का मान आ जाएगा। तो मैं इतना करके छोड़ दूंगा, ये आएगा। मैंने रिजल्ट आपको पहले ही बता दिया, ये आएगा। तो इसमें मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए। ये आएगा अगर इलास्टिक कॉलिजन होगा तो मैं देखिए कैसे आएगा। देखिए कि एक तो ये लगाइए, इसकी हेल्प लेके आएगा। तो एक तो ये लगा दीजिए m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2, एक तो ये लगा दीजिए। दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब इसका सॉल्व करने का मेथड फिजिक्स पार्ट इज ओवर। तो अब इसको तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि v1 v2, इसको थोड़ा सा इधर लेकर के हाफ को काट करके और इसको v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर और उधर u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर उसको फैक्टर कर लीजिए। तो v1 माइनस u1 m1 तो कॉमन आ जाएगा, v1 माइनस u1 और m1 कॉमन लेगा, v1 प्लस u1 और बाहर m1, मतलब 1 को एक तरफ कर लिया, m1 ही 1 जिसमें मास 1 वाली बात है। ठीक है, तो जब ये 1 करा, हाफ तो पहले ही कट गया, तो m1 कॉमन लिया तो ये चीज आ गई। उधर कर लीजिए आप m2 वाला, तो m2 वाले में क्या होगा? u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो u2 माइनस v2 और u2 प्लस v2, ये हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन और इसको डिवाइड कर दीजिए, ये अपॉन ये। नहीं, ये डिवाइड करना ठीक है क्या? मैं भी भूल गया, पता नहीं क्या है। चलो नहीं, इसको भी चेंज करना है, इसको भी m1 इधर लेना है, m1 v1 माइनस u1, ठीक है। m1 इधर लिया तो बराबर हो गया m2 इधर, m2 u2 माइनस v2। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करा तो ये पार्ट कट जाएगा, ये पार्ट कट गया और जो हम सोच रहे थे वो आ गया, ये पार्ट कट गया। m1 v1 माइनस u1, m1 v1 माइनस u1, m2 u2 माइनस v2, m2 u2 माइनस v2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यो डिवाइड करा तो v1 प्लस u1 बराबर हो गया v2 प्लस u2। अब आप इसको इधर ले लीजिए, v1 माइनस या v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। हम यही कह रहे थे, ये वाला ये है। तो इतना झमेला जो था काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का, वो झमेला ये आ जाता है। और ये हमको क्या कहता है, ये वाला क्या कहता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर, ये कहता है। और एक मोमेंटम कंजर्वेशन है। फिर आप कहोगे अभी तक ये v1 v2 कैलकुलेट नहीं हुए? हाँ, नहीं हुए। अब तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर ले, बस एक बार v2 को कैंसिल कर दो, m2 को मल्टीप्लाई करके घटा करके पुट कर दो, बस खत्म बात। तो ये जो है, ये मैंने अब आपको थोड़ा मैथ्स बताया, फिजिक्स तो ये थी, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन और सॉल्व करना आपका काम, बस। ये तो सॉल्व करने का मेथड है, इसलिए तो कोई बात नहीं। ये हो गया। अब फिर किसी ने सोचा कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ना हो तो फिर वो डेटा देगा, फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। जैसी वो कहेगा कि आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी हाफ रह जाती है, ठीक है भैया, हाफ रह जाती है। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन में क्या चेंज कर देंगे कि ये बराबर कर देंगे हाफ ऑफ दिस और फिर सॉल्व करेंगे। बोलो अब कैसे करेंगे? अरे कैसे करेंगे, कर लेंगे, मैथमेटिक्स है। फिर वो कह देगा कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है आफ्टर कोलिजन वो हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो हाफ यहां लगा देंगे क्योंकि ये तो अप्रोच वाली है। लेकिन वो ऐसे नहीं बोलता, वो बोलता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये दे देगा तो फिर तो लीनियर इक्वेशन ही यूज करना है, ये इक्वेशन तो यूज ही नहीं करना। अगर उसने काइनेटिक एनर्जी का दे दिया तो कोई डेरिवेशन नहीं है। यहाँ आपको जितनी दी है कि 75% रहेगी, तो इसमें 3/4 का मल्टीप्लाई करके बराबर कर देंगे और फिर दो इक्वेशंस को इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। मैं तो आपको तरीके बता रहा हूं। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो न्यूटन ने क्या करा, न्यूटन ने सोचा कि आगे जो जनरेशन आएगी तो वो बहुत आलस करेगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों सॉल्व करे, तो वो एक टर्म बता गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इक्वेशन को लीनियर बना गया कि भाई तो क्या कि e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, COR, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये दे रखा होगा। ये मल्टीप्लाई, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, ये मल्टीप्लाई होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में। तो इसकी वैल्यू e का मान जो होता है वो बिटवीन ये होता है 0 एंड 1। बोले 0 भी होता है? अरे 0 होना वाला तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। बोला वो कैसे कि उस समय v2 बराबर क्या है, v1 है, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद दोनों बस अब सेपरेट ही ना हो, स्कूटर के साथ ट्रक चला जा रहा, सेपरेट नहीं हो रहे, तो उस केस में ये अननोन एक ही रह जाता है और वो एक अननोन बस इस पे आ जाता है m1 + m2 * v, क्योंकि v1 v2 दो नाम ही मत रखो। जब दो रमेश ही नहीं है तो ऐसे कोई लगता है कि नाम रमेश 1 रमेश 2, एक ही रमेश है। तो m1 + m2 ब्रैकेट में v बराबर m1u1 + m2v2, एक अननोन था v भी आ जाए, तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होगा। बोला 0 से भी आपके समझ में आ रहा हो, क्यों यहाँ 0 पुट करिए, v2 बराबर v1 और v2 बराबर v1 है तो v2 बराबर v1 को v कहिए। ये थी इसके कौन जमाना भूल गए यूट्यूब वाले। चलो कोई बात, ये निकल जाने तो कोई बात। तो अब हो गया s² बराबर u² t² और डिवाइड कर दो, हो गया। चलो नेक्स्ट बात करो, ये डिवाइड कर दो ना, आ गया ना, क्या आ गया, s आ गया, t² बराबर 2h/g बराबर क्या है, s² u²। किसका मान आ गया, s। ठीक है, हो गया। अब अपन कराने कुछ सेंटर ऑफ मास के ऊपर प्रॉब्लम्स, किसकी, SC वर्मा की, तो कराते हैं। सर हाँ बताइए, क्वेश्चन बचा है वो भी बता दीजिए। कौन सा, मुझे नहीं पता, बोलो। अब बोल दीजिए। अब बोलो क्वेश्चन क्या है, बोलो। वो अभी प्ले नहीं कर सकते, अभी उसको क्वेश्चन को चला नहीं सकते, वो चला नहीं सकते, वो इस पर मोबाइल लगा हुआ है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, कोई। तो क्वेश्चन नंबर भेज देना, मैं कल करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ सर। ठीक। तो अब मैं सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम इसमें देख कर। इसमें जनरली सर वो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास में HC वर्मा में, वो 7 ब्लॉक्स वाला, वो ऐसा आगे पीछे रखे हुए ना, वो करा दो, वो करा दो। हाँ सर वो करा दीजिए, अभी करा दो, वो वाला मुझे हुआ नहीं। मैं अभी करा देता हूँ, अभी करा। ये लो, अब सुनते जाओ बेटा, सुनो। एल नंबर, ठीक है। फिर इस पर L/10 आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर L/10 फिर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर L/10 फिर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर वापस ले आएगा, वापस ला L/10, ये L/10 और ये L/10, ठीक है। ये सीटियां हैं 7 हैं, वो प्लेट्स हैं, जो भी कहो 7 है, ठीक है ना भैया। इसने पूछा m मास, इसने पूछा कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। हाँ, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जब डिटरमाइन करना है तो मुझे एक्चुअल में
इसका एक्स कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है, एक्स कोऑर्डिनेट का, ठीक है ना। तो अब ये देखो, देख लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट के लिए तो ये विड्थ देनी चाहिए थी, ये दी नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट ही पूछा है। तो इसमें है क्या, पहले वाले का यहाँ से l/2 दूरी पर है, दूसरा ये मास कितनी दूरी पर है यहाँ से l/2 प्लस l/10, क्योंकि इसके मिडिल में, और ये खुद एंड l/10 दूर है, तो ये कितना होगा यहाँ से कितना होगा ना, ओरिजिन से कितना आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, l/2 प्लस l/10, L/2 plus L/10। फिर होगा तीसरा क्या, l/2 Plus l/2 प्लस 2l/10, ठीक है। तो ऐसे मासेज हाँ। दो हैं, ऐसे मासेज दो ऐसे भी दो हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक वो रहा, तो ऐसे मासेज दो हाँ। हैं, और ऐसे मासेज भी दो l/2 वाले भी दो हैं, l/2 प्लस l/10 वाले भी 2m है, और ये भी 2m है, और ये भी 2m, और ये भी 2m है। और एक है बस अकेला l/2, ये वाली दूरी जो 3 बार हो गया है, l/10 l/10 l/10, तो ये जो दूरी है ना, ये L/2 2 plus प्लस 3l/10, ये एक ही मास है, ये एक ही मास है। एक ही मास। तो अब क्या करोगे, 2m इंटू l/2 प्लस 2m इंटू l/2 प्लस l/10 प्लस 2m इंटू l/2 प्लस 2l/10 प्लस m इंटू l/2 प्लस 3l/10 अपॉन 7m। ये क्या है, बिल्कुल सब्जी की तरह, 2m kg सब्जी इस रेट की है, या रेट यहाँ वहां रेट होते हैं, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होता है, x या y या z जो भी सेंटर ऑफ मास में, तो 2m मास का x कोऑर्डिनेट l/2 है, अगले 2m का ये है, अगले 2m का ये है, m का ये है, तो ओवरऑल का क्या है ये पूछा है, बस हो गया अपॉन 7। तो तुम्हें पता है, अब मैं क्या ये भी बताऊं कि l/2 सब में आ रहा है, तो l/2 मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, l/2 मुझे बाद में ऐड कर देना चाहिए था। देखो 2m l/2 2m l/2 2m l/2 और m l/2, तो कितना हो जाएगा 7m l/2, और 7m से कट जाएगा वो, बाद में क्या है एक्स्ट्रा 2m l/10 2m l/10 और 2m क्या 2l/10, हाँ तो 4 कर दो क्या, 4m l/10 प्लस और क्या था, अब आया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ बेकार आदमी, मैं कैलकुलेशन करने में लगा हूँ, लेकिन बाहर नहीं, कोई बात नहीं। चलो अरे ठीक है, क्यों कर यार, आ गया ना। नेक्स्ट बताओ कौन सा कराना, हेलो नेक्स्ट कोई कराना हो तो, नहीं अपनी तरफ से करा दूं मैं, हाँ सर, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ। फिर बाकी 11 तक किए थे, 11 तक तो हो गए थे, अच्छा तो कुछ मैं अपनी उसके तरफ बाद से, अभी किया नहीं। अब मैं अपनी तरफ से करा देता हूं। देखो भाई 12th क्वेश्चन, 12 SC1, इसमें ये थे कि ये दो वर्मा एंड माथुर, ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, और वो वहां पर बैठे हुए हैं, नाव में बैठे हुए हैं, और उन्हें एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम या कोई भी फिजिक्स की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए वो नाव के मिडिल में आ जाते हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि वो नाव कितना खिसकेगी, तो नाव का जो मास है वो 40 kg है, ये नाव है, और उसने ये कह दिया नाव में ऐसे पहिए पहिए नहीं होते, पर मैंने तो माना नाव छोड़ना, जो भी होता होगा प्रैक्टिकल बात, अपन तो थ्योरेटिकल आदमी थ्योरेटिकल बात करते हैं। यहाँ पर एक मिस्टर वो है, कौन है, मिस्टर वर्मा, ये है 50 kg का, और मिस्टर माथुर है 60 kg का, 60 kg, और नाव है 40 kg की, और यहाँ पर इस नाव के और पानी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है,
बोल दिया उसने, तो क्या नहीं है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं है। अब वो क्या कर रहा है कि यार हमें ये प्रॉब्लम एक कोई डिस्कस करनी है, तो ये मिडिल में आ जाते हैं ये दोनों 60 केजी और 50 केजी। तो ये कह रहा है कि नाव कितना खिसकेगी, तो इसमें लगेगा पूरे में मोमेंट, वो जो है सेंटर ऑफ मास नहीं खिसकेगा। क्यों? सेंटर ऑफ मास की अभी वेलोसिटी 0 चल रही है और एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी नहीं आ सकती, इंडिविजुअल में आ सकती है। बोला इंडिविजुअल में क्यों आएगी? अरे क्यों नहीं आएगी, ये बंदा मिस्टर माथुर नाव को यूं करेक्ट करेगा तो रिएक्शन मिलेगी, तो इधर जाएगा ना। तो बोला नाव इधर जाएगी, हाँ, उसकी वजह से नाव इधर जाएगी। तो ये पूछा है ओवरऑल नाव किधर जाएगी, ओवरऑल नहीं नहीं एकदम नहीं बता सकते, ये तो फिजिक्स नहीं बता नहीं सकते हो आप, बताना चाहो ओवरऑल इधर जाएगी क्योंकि 60 केजी वाला मास उस 50 केजी से 10 केजी मान लो इसको। हाँ हाँ 10। तो अब ऐसे मान के तुम ये तो जरूर बता दोगे प्रैक्टिकली कि थोड़ी इधर खिसकेगी, तो वो थोड़ी जो है यहाँ तो कितनी होगी ये पूछेगा ना फिजिक्स वाला आदमी, तो है प्रैक्टिकली तो सब बता देंगे ये इतना ही खिसके है, तो इतनी खिसकेगी। तो बताइए सवाल कैसे होगा, ऐसे सवाल मैं कराता रहता हूँ अक्सर। आप तो मान लो कि नाम इधर खिसकेगी, वैसे खिसकेगी भी इधर, अगर नेगेटिव आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। तो एक्स खिसकी है, तो ये क्या है कि ये मिस्टर जो वर्मा है, तो नाव चली तो उतना तो ये चला ही चला और एक्स्ट्रा चला L/2, क्योंकि नाव की जो लंबाई L है मिडिल में पहुंची, किनारे पे बैठे थे दोनों मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर। तो ये कुल कितना चला 50 गुणा x प्लस L/2, बोलो समझ में आया? नाव कितना चली 40 इंटू एक्स, क्योंकि नाव पे वर्मा माथुर है, वर्मा माथुर पे नाव नहीं है, नाव पे वो है, तो बोट पे वो है, हम अर्थ पे, अर्थ हमारे ऊपर नहीं है, तो जो अर्थ चलेगी वो तो हम चलेंगे ही चलेंगे, एक्स्ट्रा जो चलना है वो हमारी नेट चलना हो गया। तो 50x प्लस L/2 प्लस 40x प्लस 60 इंटू x माइनस L/2, ये नहीं, ये तो साफ दिख रहा है, ये x चली तो ये पीछे जा रहा है, तो जितनी बस चली उतने तो आप चले, लेकिन आप तो पीछे जाएंगे, तो जो बस चली वो उसमें से आप माइनस करोगे ना, और बस की डायरेक्शन में आप जा रहे थे, बस में बैठे थे, तो आप ऐड करोगे, ठीक है ना, बस जो चली प्लस बस में जो आप चले आगे की तरफ ऐड होगा, तो ये कितना आ गया डिवाइडेड बाय 40 50 60 तीनों का जो 60 150 बराबर 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट ही ना हुआ। ये आपने क्या फार्मूला निकाला पता है आप? सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग निकाली है, और शिफ्टिंग होगी नहीं, कैसे आपको मैं समझाऊंगा, इसको सवाल को बहुत अच्छी तरह इस तरह ऐसे ही करके नहीं छोड़ दूंगा। आपको पता है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? समेशन mi xi अपॉन समेशन mi होते हैं नहीं। मैं कहूं कि सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग बताओ क्या होगी शिफ्टिंग, तो एक काम बात करते हैं अपन, थोड़ी देर बात कर लें बात सब्जी की, ठीक है? तुमने 2 केजी 3 केजी और 4 केजी सब्जी किसी भी भाव खरीदी आपने, किसी भी भाव, उसने कहा यार आज भाव जो है इसका 5 रुपए केजी जा रहा है, इसका 10 रुपए केजी जा रहा है, और इसके भाव 5 रुपए केजी घट गए माइनस, ठीक है? तो बोला यार रेट पे ओवरऑल क्या फर्क पड़ा होगा एवरेज से, तो बताऊं मैं एक बात, पिछली रेट उससे पूछने की जरूरत नहीं है आपको, बोले हाँ नहीं जरूरत, तो जितना कम ज्यादा हुआ है वही कैलकुलेट कर लो, और वही आपसे पूछा गया है, क्या ओवरऑल एवरेज रेट ना पूछी गई, पूछा क्या गया है चेंज इन रेट, तो क्या करोगे? तो इसमें कितने रुपए ज्यादा दिया आपने 10, इसमें कितने दिए 30, उसमें कितने कम दिए 20, अपन क्या कर दो 2 और 3 5 और 4 पर केजी सब्जी का रेट इतना चेंज हो गया आपके लिए, 30 और 10 40, 40 में से 20 गए 20 अपॉन 9 रुपीज पर केजी सब्जी का रेट चेंज हो। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मुझे कोई मतलब नहीं है कि नाव का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, मुझे क्या लेना देना, मुझे ना इसका मतलब कि वर्मा का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ना मुझे माथुर का मतलब, क्यों? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और पूरे सिस्टम की वेलोसिटी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या बनी हुई होगी 0, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास की केवल आप शिफ्टिंग कैलकुलेट कर लो, नहीं समझ में आई? जैसे यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ सब्जी
कि चेंज कैलकुलेट करा था, तो ये चेंज, लेकिन चेंज आपको मालूम है ना, चेंज कितना है, सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग क्या है, जीरो, तो जीरो कर, क्योंकि ये शिफ्टिंग ही पुट करनी है आपने, क्या ये नाव कितनी भी खिसकी है एक्स, तो जब नाव एक्स खिसकी तो इसका सेंटर ऑफ मास भी तो उतना ही खिसका होगा, मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी है, मैं कोई ये थोड़ी मेरा एक टुकड़ा यहाँ पड़ा रह जाएगा, कोई एक्सीडेंट थोड़ी हो गया, तो मैं पूरा का पूरा कहीं गया हूँ, तो मेरे साथ कौन चल रहा है, मेरा सीएम चल रहा है मेरे साथ, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटर ऑफ मास मेरे साथ चल रहा है। तो अगर ये 2 मीटर खिसकी है ना, तो इसका सीएम भी 2 ही खिसका है, तो फिर सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग का फार्मूला मैं बताने जा रहा था, क्योंकि डेल्टा एक्स सीएम बराबर होता है समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई, नहीं समझ में आई, इंडिविजुअल की शिफ्टिंग से आ जाता है शिफ्टिंग ऑफ सीएम। तो बताएं मैं इसको कैसे बोलता हूं, बताऊं ये बात, शिफ्टिंग ऑफ सीएम इज इक्वल टू समेशन of mass into shifting of individual masses, shifting of individual masses से shifting of CM आ जाती है, मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, shifting से shifting खत्म, बस मुझे नहीं मालूम कहीं भी होगा, तो बराबर जीरो लिख दिया, x का मान आ गया, बोला आ गया नहीं आ जाएगा ना x का 50 एक्स by 2 40 एक्स, कैलकुलेशन तो आप कर ही लो, आ जाए, करूं क्या ये भी नहीं, कैसे नहीं, हाँ ये नहीं कर, ये L/2 आगे गया, ये L/2 पीछे गया, इसलिए माइनस हुआ है, और x हमें 40 50 90 तो 1.5 से x है, तो 1.5 से x बराबर काय के 50 L/2 और माइनस 10 L/2, मैंने पहले ही बोल दिया, तो x का मान क्या आ गया, L/10 L/2 into 1.5 से, तो कितना L/3 शिफ्ट हो, कौन शिफ्ट हुआ, ये क्या बोला, ये उत्तर, अच्छा नाव कितनी गई, हाँ ये नाव का जाना L/3, नाव इतनी शिफ्ट हो गई, अगर वर्मा मात्र बराबर मास के होते तो शिफ्ट ना होती। नेक्स्ट, ठीक है, कुछ ज्यादा समझा दिया क्या, इतना भी मत समझा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा समझाता हूँ तो इससे फिर ऐसा हो जाता है कि चम्मच से खिला रहे हो आप, उसको फिर सोचने दो। नेक्स्ट अभी अब एक सवाल, एक काम करते हैं, अरविंद एक सवाल मैं दे रहा हूं तुझे, है चाहे इसको ऑन रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही उसी को यूट्यूब पर डालते हैं, तो ये दो जो हैं इनको भी बोलते, हाँ तो मैं सभी को बोल रहा हूँ कि आप सब लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करके इस पर डालना है व्हाट्सएप पे, और क्वेश्चन ये है कि 2 पार्टिकल्स हैं जिनके मास है 1 kg और 4 kg, 1 kg और 4 kg, उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल इन दोनों की, सुन लिया, उनके मोमेंटम का रेशियो बताओ, उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट, p²/2m से कर लेंगे, हाँ तो अब करो, हाँ मोमेंटम रेशियो ऑफ मोमेंटम of these two masses, अब वो उसको बंद कर दे यूट्यूब पर, ठीक है, तो रहने दो इस वक्त, वो यूट्यूब पर नहीं डालना।